Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of this beautiful chapter, Vectors. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली सीखेंगे अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए बच्चों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों एट राइट एंगल्स तो उन्हें कंबाइन बड़े आराम से किया जा सकता है इनटू वन रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है ये बात। अब हम लोग इसका उल्टा काम करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए कोई भी वेक्टर है तो उसको हम लोग दो वेक्टर्स में तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां वही लिखा है कि जस्ट एज टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स कैन बी कंबाइंड इनटू वन रिजल्टेंट वेक्टर, उसी तरीके से एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है ये बात। जैसे कि अब तक हम लोग पढ़ते क्या आ रहे थे, अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है OB वेक्टर और एक और वेक्टर हमारे पास है OC वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से क्या कहते थे कि वो हो जाएगा OA वेक्टर। तो इस बार हम लोग क्या कहने वाले हैं, उल्टा। हम लोग ये कहने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे पास OA वेक्टर है। ठीक है, इस बार हमारे पास मान लीजिए सिर्फ एक वेक्टर है OA वेक्टर, तो उसको OB वेक्टर और OC वेक्टर का समेशन कहा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने क्या करा, यहां पर हमारे पास एक वेक्टर था जिसको हम लोगों ने दो वेक्टर में तोड़ दिया। तो ये जो दो वेक्टर हमारे पास आ गए है ना, OB वेक्टर और OC वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर दे रिप्लेस। क्लियर है ये बात। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या डिटरमिन करते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसका क्या नाम है, रिजोल्यूशन। मतलब हमने OA वेक्टर को क्या कर दिया, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एनी वेक्टर ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर था OA वेक्टर, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, दो वेक्टर में तोड़ दिया, OB वेक्टर और OC वेक्टर में, है ना। अगर यहाँ पर y एक्सिस को मैं वर्टिकल मान रहा हूँ और x एक्सिस को मैं हॉरिजॉन्टल मान रहा हूँ, तो ये जो OB वेक्टर है वो बेसिकली क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये जो OC वेक्टर है वो क्या बन गया, वो बन गया वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, इस रिजोल्यूशन वाले मेथड से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि OA वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। क्लियर है। अब देखिए, आपको याद होगा कि हम लोगों ने x एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर को प्री डिफाइन कर रखा है और उसे आई कैप कहते हैं। उसी तरह y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर प्री डिफाइन कर रखा है जिसे हम लोग j कैप कहते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर है ना, OB वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, OB वेक्टर हो जाएगा, अगर मैं OB वेक्टर के मैग्नीट्यूड को OB कह रहा हूं तो OB वेक्टर को लिखा जा सकता है एज OB आई कैप, प्लस OC वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर मैं OC कह रहा हूं तो OC वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, एज OC j कैप। क्लियर है ये बात। तो OA वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, OB आई कैप प्लस OC j कैप। इसके अलावा बच्चों, अगर हम लोग OA वेक्टर है ना, ये जो OA वेक्टर है इसको जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि स्मॉल a वेक्टर से डिनोट करा गया है। ठीक है, तो OA वेक्टर को हम लोग यहां पर स्मॉल a वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अगर OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, अगर मान लीजिए कि वो स्मॉल a है, ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAB, है ना। यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAB। इस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि जो कॉस ऑफ अल्फा है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का मैग्नीट्यूड यहां पर कितना है, तो वो तो OB है, अपॉन हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड वो तो A है। तो यहां से देखिए हमारे पास OB कितना आ गया, तो OB जो है वो आ गया A कॉस ऑफ अल्फा। क्लियर है ये बात। तो हमारे को क्या मिल गया, हमारे को OB मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं OC निकालना चाहूं तो मुझे ट्राइंगल OAC को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इस ट्राइंगल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो कॉस ऑफ बीटा है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो इसके लिए जो बेस है वो OC बन गया,
है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OC अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर से वही है A है। तो इस बार हमारे पास देखिए क्या आ गया, इस बार हमारे पास आ गया OC इज इक्वल टू A cos बीटा के बराबर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि A वेक्टर को बेसिकली क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, A cos अल्फा आई कैप प्लस A cos बीटा J कैप लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, A वेक्टर का जो कंपोनेंट आया वो कितना आया, A cos अल्फा आया, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो A वेक्टर का कंपोनेंट आया वो कितना आया, A cos बीटा आया। एक और चीज का ध्यान देते हैं बच्चों यहाँ पर, और वो ये है कि ये जो OB है ना, ये जो OB है इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है, और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास एक टॉर्च हो, है ना, टॉर्च से अगर आप इस तरीके से रोशनी यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं, तो OA वेक्टर की जो परछाई x एक्सिस पे बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, OB होगी। तो इसीलिए OB को और क्या कहा जाता है, OB को और कहा जाता है प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन या फिर परछाई। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर अलोंग x एक्सिस। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से बच्चों ये जो OC है ना, ये जो OC लेंथ है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर अलोंग y एक्सिस, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने एक और टॉर्च का यूज करा, ठीक है, तो इससे अगर आपने यहाँ पर रोशनी थ्रो करी तो OA वेक्टर की जो परछाई y एक्सिस पे आएगी, है ना, वो कितनी हो जाएगी, वो OC लेंथ के बराबर होगी। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि अभी तक तो हम लोगों ने ये कहा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है ना, मान लेते हैं कि स्क्रीन के प्लेन पे, और स्क्रीन के ही प्लेन पर हम लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया था, मतलब स्क्रीन के प्लेन को ही हम लोगों ने XY प्लेन घोषित कर दिया था। तब तो बड़े आराम से हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो वेक्टर है ये x और y एक्सिस के अलोंग, है ना, रिजॉल्व करके पूरी तरीके से टूट सकता है। क्लियर है ये बात। लेकिन मान लीजिए कि ये जो वेक्टर A वेक्टर है ना, वो XY प्लेन में नहीं है। क्लियर है ये बात। इफ द वेक्टर A वेक्टर इज नॉट इन दी XY प्लेन, मतलब मान लीजिए कि स्क्रीन के प्लेन को आपने XY प्लेन पहले से घोषित कर रखा है, लेकिन जो वेक्टर A वेक्टर है ना, वो इस स्क्रीन के प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, तो अब क्या हो सकता है, अब उसके पास जो है इट मे हैव नॉन जीरो प्रोजेक्शंस अलोंग x, y एंड z एक्सिस एंड वी कैन रिजॉल्व इट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पहले हम लोग सिर्फ 2 पार्ट में ही रिजॉल्व करके हमारा काम निपट जाता था, लेकिन अब हमारे को 3 पार्ट्स में से रिजॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज अलोंग द x, y एंड z एक्सिस। ठीक है, पहले सिर्फ अल्फा और बीटा का इन्वॉल्वमेंट था ना, लेकिन अब अल्फा बीटा के साथ गामा भी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर अल्फा एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा है वो एंगल हो जाएगा ऑफ द ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस, और गामा एंगल क्या हो जाएगा, द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विथ द जेड एक्सिस। क्लियर है ये बात। तो पहले ए वेक्टर जो वो सिर्फ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप होता था, लेकिन अब यहाँ पर 3 चीजें आ जाएंगे ना, ए कॉस अल्फा आई कैप तो आएगा ही, ए कॉस बीटा जे कैप तो आएगा ही, और साथ में ए कॉस गामा के कैप भी आ जाएगा। क्लियर है ये बात। यहाँ पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर है ये बात। द मैग्नीट्यूड ए कॉस अल्फा, जैसा कि हम जानते हैं, इज कॉल्ड द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से ए कॉस बीटा क्या कहलाएगा, कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ए कॉस गामा क्या कहलाएगा, कॉम्पोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस चीज को थोड़ा और अच्छे से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, उसके अलावा हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये जो एक्स वाई प्लेन है वो बेसिकली ये स्क्रीन का प्लेन है, और जो जेड एक्सिस है वो इस स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ निकलता हुआ ये जेड एक्सिस है। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को एक वेक्टर दे रखा है जो कि इस स्क्रीन के प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, वो स्क्रीन के प्लेन के
बाहर है ना, जिस वजह से एक्स वाई और जेड तीनों ही कंपोनेंट इस बार इसके आएंगे। क्लियर है ये बात। इसके अलावा जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जो ए वेक्टर है और जो वाई एक्सिस है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है हमारे को, बीटा दे रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस 3D डायग्राम को समझने के पहले हमारे को ये समझना होगा कि मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई भी लाइन है सच दैट कि ये थीटा एंगल बना रही है विद आवर वेक्टर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग जो है ना, कितना कंपोनेंट आएगा या कितना प्रोजेक्शन आएगा, तो वो ए कॉस थीटा ही आएगा हमेशा। क्लियर है, सच दैट कि थीटा क्या है, ए वेक्टर और जिस लाइन के अलोंग आप इसका कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं उसके बीच का एंगल है। क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा अगर बेस अपॉन है ना हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस तो कितना है, हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड तो ए है, तो यहां से जो बेस है वो कितना आ जा रहा है, वो देखिए ए कॉस थीटा आ जा रहा है ना। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन के अलोंग अगर आपको असर देखना है या फिर कंपोनेंट देखना है या फिर प्रोजेक्शन देखना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ए कॉस थीटा कर देना होगा, जहां पर थीटा क्या है, उस वेक्टर और उस लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है, तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग यहां पर इस्तेमाल करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है, और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, बीटा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका जो कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए कॉस बीटा के बराबर। इसी तरीके से मान लीजिए कि ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो हमारे को अल्फा दे रखा है। तो इस बार हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वाली जो है ना वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए कॉस अल्फा के बराबर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ए वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, अगर ये जो एंगल है वो बेसिकली मान लीजिए कि गामा दे रखा है अपने को। ठीक है, तो हम लोग इस बार क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग इस बार समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर आएगा इसकी लेंथ बेसिकली कितनी हो जानी है, इसकी लेंथ हो जाएगी ए कॉस गामा के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ए कॉस बीटा है ना, ये लेंथ वाई एक्सिस के अलोंग है। ए कॉस अल्फा जो है ये लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ए कॉस गामा जो लेंथ है ये बेसिकली जेड एक्सिस के अलोंग है। इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या बना सकते हैं, इन तीनों को मिला करके हम लोग बना सकते हैं एक क्यूबॉइड। ठीक है, और इस क्यूबॉइड का जो हम लोग देख पा रहे हैं जो डायगोनल होगा है ना, जो बॉडी डायगोनल होगा वो हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, तो बच्चों इस बॉडी डायगोनल की लेंथ को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ऐसे देखिए कि सबसे पहले ए कॉस अल्फा है ना, ये जो ए कॉस अल्फा है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ए कॉस गामा ये जो जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा है ना, वो हम लोग ये वाला वेक्टर देख पा रहे हैं, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ ए कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस अल्फा का भी होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल से हम लोग यहां पर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अब मैं चाहता हूं कि आप इस ए कॉस बीटा जो वाई एक्सिस के अलोंग है इसे देखिए, और अभी अभी जो हम लोगों ने वेक्टर हासिल करा इसे देखिए। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही तो हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिर से हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हम लोग ए है ना, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ है ना, पहले हम लोग ए कॉस बीटा इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस जो अगला मैग्नीट्यूड है ना, अगला मैग्नीट्यूड कितना है, वो है अंडर द रूट ऑफ ए कॉस गामा है ना, ए कॉस गामा का स्क्वायर प्लस ए कॉस है ना, यहाँ पर क्या आएगा, ए कॉस अल्फा, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और इसमें बाहर लगाना पड़ेगा
होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये रहा कंक्लूजन। जिस क्यूबॉइड की मैं बात कर रहा था वो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। मान लीजिए कि हमारा ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड a है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ax, ay और az, है ना। इसके यहाँ पर तीन तीन क्या है कॉम्पोनेंट्स है, x, y और z एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इफ a वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ x एक्सिस, बीटा विथ y एक्सिस एंड गामा विथ z एक्सिस, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं a cos अल्फा ax बन जाएगा, जिससे cos अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ax अपॉन a। उसी तरीके से cos बीटा हमने देखा था, वो ay अपॉन a आ जाएगा और cos गामा az अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली हमने क्या देखा था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि O जो है वो कोई फिक्स पॉइंट है इन स्पेस, जिसको हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं। ठीक है, और P जो है एक और पॉइंट है। ठीक है, और P पॉइंट का मान लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, z। तो ये तो एक तरीका हो गया P पॉइंट के एड्रेस को बताने का कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, z है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वेक्टोरियली, है ना, वेक्टोरियली जो है P पॉइंट के लोकेशन को बताना चाह रहे हैं तो हम लोग बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ OP वेक्टर। अब ये OP वेक्टर जो है ना, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड O। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो क्या हो जाएगी, OP वेक्टर विल बी इक्वल टू R वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, है ना। यहाँ पर x, y और z क्या है, ये बेसिकली जो है ना, इस OP वेक्टर का, है ना, जो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को स्टडी किया। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है ना, वो इनिशियली यहाँ पर है। क्लियर है ये बात? तो उसकी जो इनिशियल लोकेशन है वो ये है। तो हम लोग इनिशियल लोकेशन को RI वेक्टर से शो कर सकते हैं। और मान लीजिए कि फाइनली जो है ना, फाइनली जो है वो कुछ इस तरीके से चल करके यहाँ पर पहुंचा, है ना, सच दैट कि उसकी जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो है R फाइनल वेक्टर। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है जो इनिशियल और फाइनल, है ना, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम लोग S वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। और अगर ट्राइंगल लॉ यहाँ पर हम लोग लगाएं तो हम लोग बड़े आराम से क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि RI वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसके हेड पे, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू R फाइनल वेक्टर। तो यहाँ से देखिए S वेक्टर बराबर क्या आ गया हमारे पास, R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल वेक्टर। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग एक काम कर सकते हैं, वाई एक्सिस को मान लीजिए मैंने वर्टिकल शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10.5 न्यूटन है और वो कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो वो एंगल बना रहा है 37 डिग्री विद द वर्टिकल। अब हमसे बोला गया है कि ये जो फोर्स वेक्टर है ना, इसका कंपोनेंट बताना है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारे को अगर किसी भी वेक्टर का कोई कंपोनेंट चाहिए किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, तो बस हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे को ज़रूरत होती है द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द लाइन अलोंग विच वी वांट द कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो वर्टिकल के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है,
इसको हम लोग यहाँ पर एफ वाई बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स का वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट है। तो ये जो एफ वाई है ना, वो बेसिकली कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10.5 का कौन सा कॉम्पोनेंट, कॉस ऑफ 37 डिग्री कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले, तो देखिए बच्चों कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे को फिजिक्स में हमेशा ध्यान होनी चाहिए, जैसे कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू जो है वो लगभग होती है 3/5। इसी तरीके से कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है लगभग 4/5। और यहाँ से टैन ऑफ 37 डिग्री है ना, टैन 37 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 3/4 के बराबर, क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर और क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ 53 डिग्री है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ना, तो साइन ऑफ 53 डिग्री ये हो जाता है 4/5 के बराबर। फिर कॉस ऑफ 53 डिग्री ये हो जाता है 3/5 के बराबर। और इसी तरीके से टैन ऑफ 53 डिग्री ये हो जाता है 4/3 के बराबर। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमारे को हमेशा ध्यान होनी चाहिए। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एफ वाई है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10.5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 37 डिग्री दैट इज इंटू 4/5, और इतना न्यूटन हमारा जवाब हो जाएगा। तो बच्चों इसे सॉल्व करके हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 8.4 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8.4 न्यूटन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स इफ वी नो देयर कंपोनेंट्स अलोंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और इसी तरीके से सी वेक्टर क्या है, वो है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो देखिए उस केस में इन तीनों को ऐड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। हमें सिंपली क्या करना है, आई कैप वालों को क्लब करना है, जे कैप वालों को क्लब करना है और के कैप वालों को इस तरीके से क्लब करना है ना। जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के कैप। इसमें भी बच्चों हम लोग एक बहुत ही सिंपल केस देख सकते हैं कि मान लीजिए कि z कंपोनेंट जो है वो तीनों का ही 0 हो, ठीक है। तो सिंपली हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आई कैप के लॉन्ग और जे कैप के लॉन्ग हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मिल गया, कॉम्पोनेंट मिल गया ना। एक हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और दूसरा हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट तो बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अंडर द रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर, मतलब कि अंडर द रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि चूंकि सिर्फ आई कैप और जे कैप इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कैसे निकालेंगे, तो टैन अल्फा विल बी इक्वल टू y वाला कॉम्पोनेंट अपॉन x वाला कॉम्पोनेंट, मतलब ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। इसी तरीके से बी वेक्टर हमारे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और सी वेक्टर जो है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देखिए इन्हें ऐड करना जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। इनको ऐड करना बहुत आसान कैसे है, हम लोग सिंपली बोल देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 2 1, तो ये हो जाएगा 7i कैप। फिर देखिए इधर 2 है इधर 1 है, 3 माइनस 3 0, तो ये हो गया 0 कैप, ठीक है। और अगर हम लोग के कैप की बात करें तो माइनस के कैप और प्लस के कैप कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया सिर्फ माइनस 3k कैप, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों ये जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स आई कैप और माइनस 3k कैप। माइनस 3k कैप का मतलब क्या हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है माइनस k की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स माइनस के कैप, मतलब कि जो नेगेटिव z एक्सिस है उसके अलोंग 3 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 7i कैप प्लस 3 टाइम्स माइनस के कैप,
ऑल राइट। अब चलिए बच्चों एक प्रैक्टिकल सा केस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे को दे रखा है कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर जो है एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर इंसान है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा रहा है सच दैट कि ये जो ब्लॉक है वो मूव ना करे। ठीक है, तो हमसे ये एफ पूछा गया है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसका जो cos 37 डिग्री का कॉम्पोनेंट है ना, उसी को एक्चुअली इस इंसान को रोकना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो 5 न्यूटन का जो फोर्स है उसका cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 5 cos 37 डिग्री विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, मतलब 4 न्यूटन, है ना। तो इंसान को जो फोर्स लगाना है एफ, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 4 न्यूटन होना चाहिए। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग 3 वेक्टर्स देख पा रहे हैं। एक की लेंथ 5 मीटर है, एक की लेंथ 3 मीटर है और एक की लेंथ 2 मीटर है ना। और ये जो 5 मीटर वाला है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रहा है। 3 मीटर वाला जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जो 2 मीटर वाला है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सोचते हैं कि ज्योमेट्रिकली रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इन वेक्टर्स का नाम दे दिया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। और सबसे पहले मैंने ये देखा कि ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक ऐसा वेक्टर जो कि ए वेक्टर के टेल से शुरू हो रहा है और बी वेक्टर के हेड पे खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट। अब इसमें हमें ऐड करना है सी वेक्टर को। तो ये भी बहुत आसान है क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के हेड पे है ना सी वेक्टर का टेल रखा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के टेल को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, सी वेक्टर के हेड के साथ। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों एक्सपेक्टेड ये है कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करने पर ये वाला जो वेक्टर है ना, ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो इस तरीके से आड़े तिरछे वेक्टर दिखाई दे रहे हैं हमारे को, है ना, जैसे ए वेक्टर है, इसे हमें कॉम्पोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे ए वेक्टर जो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री आई कैप, है ना। अगर एक्स के लॉन्ग देखें तो ये 5 cos 37 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल कितना है, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 5 cos ऑफ 53 डिग्री जे कैप, है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप हो जाएगा। इसी तरीके से बी वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो तो बड़ा मासूम सा वेक्टर है, वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3i कैप प्लस 0 जे कैप। और सी वेक्टर भी बड़ा मासूम सा है, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0i कैप प्लस 2 जे कैप, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू 0i कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, तो अब चलिए इन्हें ऐड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ऐड करके जो है ना रिजल्टेंट क्या आ रहा है। तो देखिए बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, तो 5 cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 दैट इज 4 प्लस 3 7, तो ये हो गया 7i कैप प्लस, अब cos 53 डिग्री इज 3/5, तो ये हो गया 3/5 इंटू 5 इज 3 और 2 5, तो ये हो गया 5 जे कैप, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7i कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो रिजल्ट है ना, जैसा एक्सपेक्टेड था, तो ये आ रहा है 7i कैप प्लस 5 जे कैप, है ना। मतलब कि ये जो x के लॉन्ग है ये 7 यूनिट्स है और y के लॉन्ग ये 5 यूनिट्स है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग ये शो करना चाहें कि कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/7, है ना। और अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 35.5 डिग्री के अराउंड। ठीक है, तो जैसा एक्सपेक्टेड था 37 डिग्री से थोड़ा सा कम आना चाहिए था और ये आ भी रहा है। क्लियर है ना। तो ज्योमेट्रिकली जो हम लोगों ने है ना एक्सपेक्ट करा था, ऑलमोस्ट वैसा ही रिजल्ट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 37 डिग्री से थोड़ा सा कम यहाँ पर एंगल बन रहा है। ऑल राइट।
चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0. फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स OB वेक्टर एंड OC वेक्टर. तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को दे रखा है कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना. इनका रिजल्टेंट 0 है. ठीक है, तो अब इसको हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ मेथड नंबर 1. ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या देखने वाला हूँ कि OA वेक्टर जो है ना, वो क्या है. तो आप देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस. तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या लिख देंगे, -j. ठीक है, इसी तरीके से OB वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है. तो देखिए OB वेक्टर जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो हमें नहीं पता, तो इसके मैग्नीट्यूड को लेटर से कि मैं OB कॉल कर रहा हूँ, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर आई कैप लिख देते हैं. ठीक है, और जो OC वेक्टर है वो बेसिकली क्या है, तो इसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. इसका मैग्नीट्यूड जो है उसे मैं OC कॉल कर दे रहा हूँ. तो अगर हम लोग इसे रिजॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर है ना, जो इसका कॉम्पोनेंट आएगा, एक कॉम्पोनेंट तो लेफ्ट की तरफ आएगा और एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ आएगा. तो एक कॉम्पोनेंट जो है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी -x एक्सिस की तरफ, है ना, मतलब कि -i कैप, है ना. और जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव y की तरफ है, मतलब वो +j कैप हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही एंगल 45 है ना. तो OC वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड OC है, तो OC cos 45 डिग्री, डायरेक्शन हो गई -i कैप, प्लस OC cos 45 डिग्री, और डायरेक्शन हो गई इसकी j कैप. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं इसे कंपोनेंट में. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का जो समेशन है वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, तो आई कैप वालों को एक साथ क्लब कर देते हैं, तो वो हो जाएगा OB माइनस OC cos 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, है ना. और यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, है ना, मैंने -i कैप का माइनस ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड कर लिया है. और अगर j कैप की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा OC/√2, और ये है -5, है ना, तो -5, और यहाँ पर आ जाएगा j कैप. क्लियर है. तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए, मतलब 0 आई कैप प्लस 0 j कैप. तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि OB माइनस OC/√2 दिस शुड बी इक्वल टू 0, और उसी तरीके से OC/√2 -5 दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, OB माइनस OC/√2 इज इक्वल टू 0 करने से क्या आ जाएगा, OB इज इक्वल टू OC/√2, है ना. एक इक्वेशन तो हमारे पास देखिए ये आ गई. ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी OC/√2 -5 इज इक्वल टू 0, है ना. तो यहाँ पर लिख देते हैं OC/√2 -5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए OC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√2. क्लियर है. तो यहाँ से हमारे को देखिए OC मिल गया, है ना. और अगर OC मिल गया तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे को OB भी मिल जाएगा, है ना. और OB कितना आ जाएगा यहाँ से, तो देखिए OB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5√2/√2, मतलब कि 5, है ना. तो हमारे पास देखिए OC भी आ गया और OB भी आ गया. क्लियर है ना. तो बच्चों, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, OC बराबर हो जाएगा 5√2 मीटर्स और OB बराबर हो जाएगा 5 मीटर्स, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर मीटर्स में था. तो ये हमने इस सवाल को सॉल्व करने का पहला मेथड देख लिया. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेथड नंबर 2 हम लोग यूज करने वाले हैं वो बेसिकली कौन सा है, वो है लैमीज थ्योरम. ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों यूज कर पा रहे हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पर हमारे को ये दे रखा है कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. क्लियर है. तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे को लैमीज थ्योरम यूज करने के लिए एंगल्स पता होने चाहिए, है ना. तो जैसे कि OA वेक्टर के ऑपोजिट वाला एंगल जो है ना, इसे मैं अल्फा कॉल कर रहा हूँ. तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री. उसी तरीके से OB वेक्टर के ऑपोजिट वाला एंगल जो है इसे मैं कॉल कर दे रहा हूँ बीटा, है ना. और ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा 90 + 45, दैट इज ये भी हो गया 135 डिग्री.
और OC वेक्टर के ऑपोजिट वाले एंगल को मैं कॉल कर दे रहा हूँ गामा, और ऑब्वियस है कि वो कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं OA अपॉन साइन ऑफ अल्फा हैज़ टू बी इक्वल टू OB अपॉन साइन ऑफ बीटा इक्वल टू OC अपॉन साइन ऑफ गामा के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए साइन का ग्राफ यहाँ पर रखा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं अपने को 135 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो 90 से 45 पीछे जाए या 90 से 45 आगे जाए, 90 से 45 आगे जाने पर ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि साइन ऑफ 135 डिग्री भी जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा देखिए किसके, साइन ऑफ 45 डिग्री के। ठीक है, तो साइन ऑफ 135 डिग्री विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन 135 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OA देखिए ऑलरेडी हमारे को गिवन है कि वो 5 मीटर्स है, तो 5 अपॉन साइन ऑफ अल्फा मतलब कि 1/√2 इज इक्वल टू OB अपॉन साइन बीटा, साइन बीटा भी कितना है, तो वो भी है 1/√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OC अपॉन साइन ऑफ गामा मतलब कि OC अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री मतलब कि वो तो 1 है। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो OC है ना, वो किसके बराबर आ गया, वो बराबर आ गया 5√2 के, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या देख पा रहे हैं, OC इज इक्वल टू 5√2 मीटर्स आ रहा है, और इसी तरीके से OB जो है ना, वो कितना आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि OB इंटू √2 बराबर OC है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि OB को क्या लिख सकते हैं, OB को हम लोग लिख सकते हैं OC मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। क्लियर है, और OC खुद 5√2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 मीटर्स आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेथड नंबर 2 दैट इज यूजिंग लैमीज थ्योरम हम लोगों ने OC और OB ये दोनों निकाल लिया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो इसी सवाल को करने का मेथड नंबर 3 देखते हैं। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा था, यहाँ पर हमारे को दे रखा था कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, OC वेक्टर को 2 कंपोनेंट में कुछ इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि एक कंपोनेंट हो जाएगा OC/√2, क्योंकि ये वाला एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है, और उसी तरीके से OC का दूसरा कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा OC/√2। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, जो पॉजिटिव y की तरफ है, उसको बेसिकली कौन कैंसिल आउट कर रहा है, ये जो OA है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 मीटर है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तभी तो y के लॉन्ग रिजल्टेंट 0 है। और उसी तरीके से जो x वाला जो कंपोनेंट है ना, OC/√2, उसको इसका ऑपोजिट OB जो है वो कैंसिल आउट कर रहा होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि OB का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना होना पड़ेगा, OC/√2 होना पड़ेगा, और OC/√2 जो है वो 5 मीटर के बराबर भी होना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट OC/√2 हैज़ टू बी इक्वल टू 5 मीटर्स। तो यहाँ से OC कितना आ गया, देखिए ये आ गया 5√2 मीटर्स, और हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो OC/√2 है वो OB के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक और बात क्या लिख सकते हैं, OB इज इक्वल टू OC/√2। ठीक है, और OC खुद 5√2 है, तो OB कितना आ गया, 5 मीटर्स आ गया। तो ये एक और तरीका है जिससे हम लोगों ने बड़े आराम से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर इन फिगर आर इक्वल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को दे रखा है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर। इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, और हमारे को क्या बताना है कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे को मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली दे तो नहीं रखा है, तो इनके मैग्नीट्यूड को चलिए कुछ भी मान लेते हैं। लेट अस से मैं F मान ले रहा हूँ, है ना। तो तीनों के मैग्नीट्यूड को मैंने कितना मान लिया, F मान लिया। ठीक है, अब एक चीज़ हमें ध्यान है बच्चों कि हमें इस तरीके से जो आड़े तिरछे वेक्टर होते हैं ये पसंद नहीं है।
तो हम लोग इसे क्या करेंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि OA वेक्टर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहें तो देखिए एक कंपोनेंट ऐसा आएगा x के लॉन्ग और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा y के लॉन्ग, है ना। इस तरीके से ये जो OA वेक्टर है इसे तोड़ा जा सकता है। तो एक एंगल ये रहा 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OA वेक्टर को वी कैन राइट इट एज OA cos ऑफ 30 डिग्री, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप आएगा और अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस OA cos ऑफ 60 डिग्री जे कैप हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, क्लियर है। और OA के मैग्नीट्यूड को हमने कितना कह दिया, F कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पर OA को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, F से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ F cos 30 डिग्री आई कैप प्लस F cos 60 डिग्री जे कैप। इसी तरीके से OB वेक्टर को चलिए देखते हैं। तो OB वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इसको भी अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट इस बार नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो ये वाला एंगल हम लोग समझ पा रहे हैं कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा F cos ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव आई कैप की तरफ, लेकिन जो दूसरा है वो कितना हो जाएगा, प्लस F cos ऑफ 30 डिग्री, लेकिन इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव जे कैप की तरफ, क्लियर है ये बात। और अगर OC वेक्टर के कंपोनेंट की बात करें तो देखिए एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, क्लियर है ये बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार दोनों एंगल तो 45 डिग्री है ना। तो लेकिन एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ आ रहा है और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर OC वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं F cos 45 डिग्री और डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, मतलब माइनस आई कैप, और एक ऊपर की तरफ है तो लिख देंगे F cos 45 डिग्री और डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस मतलब j कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सवाल में हमसे क्या बोला गया था, सवाल में हमसे कहा गया था OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। यही हमारा टास्क था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, OA वेक्टर में OB वेक्टर ऐड करेंगे और OC वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F cos 30 डिग्री आई कैप प्लस F cos 60 डिग्री जे कैप प्लस OB वेक्टर करेंगे मतलब F cos 60 डिग्री आई कैप प्लस F cos 30 डिग्री और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप, ठीक है। और इसमें क्या सबट्रैक्ट करेंगे, इसमें सबट्रैक्ट करेंगे OC वेक्टर जो कि है F cos 45 डिग्री माइनस आई कैप प्लस F cos 45 डिग्री जे कैप, क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, अगर आई कैप वाले को क्लब कर दें तो यहाँ पर F कॉमन आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस cos ऑफ 60 डिग्री और अगला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस cos 45 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, ठीक है। और अगर जे कैप वालों को क्लब कर दें अब तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, F फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला टर्म आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री, फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि वो आ जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री और अगला टर्म क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos ऑफ 45 डिग्री और बाहर आ जाएगा जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर कितने के बराबर आ जा रहा है, तो F यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री इज √3/2 प्लस cos 60 डिग्री इज हाफ प्लस cos 45 डिग्री इज 1/√2, है ना। इतना आई कैप और इसके साथ और हमें क्या रखना होगा, प्लस यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा F फिर से कॉमन है, cos 60 डिग्री इज हाफ माइनस cos 30 डिग्री इज √3/2 एंड माइनस 1/√2 और ये हो गया जे कैप, ठीक है ना। अब बच्चों इसे हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, इस पूरे के पूरे टर्म को लेटस से कि मैं एक सिंपली R वेक्टर कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो R वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर F/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 + 1 और इधर मुझे और क्या लिखना पड़ेगा, इधर मुझे लिखना पड़ेगा प्लस √2, क्लियर है। तो ये इतना आई कैप हो गया और इसी तरीके से अगर y कॉम्पोनेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस यहाँ पर भी फिर से आ जाएगा F/2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस √3 माइनस √2, ठीक है, इतना जे कैप। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ
रिजल्टेंट जो ये जो आर वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन बतानी थी। तो हम लोग यहाँ पर आर वेक्टर को क्या कह सकते हैं कि आर वेक्टर इज समथिंग लाइक आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, है ना। यहाँ पर आर एक्स क्या है, तो आर एक्स यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला पूरा का पूरा टर्म है ना, ये वाला टर्म है। और इसी तरीके से आर वाई क्या है, तो आर वाई जो है वो ये वाला पूरा का पूरा टर्म है। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है ना, वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट है ना आर वेक्टर, इट एक्चुअली मेक्स एन एंगल अल्फा सच दैट टैन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स के बराबर। क्लियर है। तो आर वाई अपॉन आर एक्स यहाँ पर अगर करना चाहें तो कितना आ जाएगा, एफ बाई टू 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, है ना, ये हमारा आर वाई हो गया, मतलब कि आर वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट अपॉन, अब आर एक्स कितना है तो वो एफ बाई टू टाइम्स रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एफ बाई टू रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू, है ना। तो सिंपली हम लोग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टैन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू। तो इस तरीके से देखिए बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर विद दी एक्स एक्सिस वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन 1 प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू, है ना। अगर इस तरीके से हमारे पास एंगल आए कि tan अल्फा बराबर इतना है, तो अल्फा को इस तरीके से हम लोग आजाद कर सकते हैं ना। तो बेसिकली ये अल्फा हमने लिखा है जो कि कितना है, tan इनवर्स ये रहा पूरा। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका है कि अगर tan अल्फा इतना है तो अल्फा की वैल्यू इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर शोन इन फिगर। और हमारे को दे रखा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सारे के सारे वेक्टर को यहाँ पर कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो तीनों का ही आर है ना। तो हम लोग यहाँ पर ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आर आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई कंपोनेंट नहीं है। इसी तरीके से ओ बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए बच्चों, ओ बी वेक्टर को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। ओ बी वेक्टर का एक कॉम्पोनेंट वाई के अलॉन्ग आ जाएगा और एक कॉम्पोनेंट कुछ इस तरीके से एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर कॉम्पोनेंट की बात करें तो कॉम्पोनेंट कितना कितना आ जाएगा, तो आर का एक cos 45 आई कैप और एक cos 45 जे कैप। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आर बाय रूट टू आई कैप प्लस आर बाय रूट टू जे कैप। क्लियर है ये बात। और इसी तरीके से ओ सी वेक्टर को सिंपली क्या लिखा जा सकता है, ओ सी वेक्टर तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे 0 आई कैप प्लस आर जे कैप। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमारे को सिंपली क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है ना, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये देखिए आ जाएगा आर प्लस आर बाय रूट टू टाइम्स आई कैप प्लस ये भी आ जाएगा आर प्लस आर बाय रूट टू टाइम्स जे कैप। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जो रिजल्टेंट है ना, वो कैसा आ रहा है, उसमें एक्स वाला कॉम्पोनेंट और वाई वाला कॉम्पोनेंट दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर प्लस आर बाय रूट टू, है ना, ये वाई वाला कॉम्पोनेंट है, और आर प्लस आर बाय रूट टू ये एक्स वाला कॉम्पोनेंट है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जस्ट बिकॉज की दोनों है ना, जो दोनों कॉम्पोनेंट है वो बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में जो एंगल है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 90 डिग्री है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, मतलब कि ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली हो जाएगा रूट टू टाइम्स आर प्लस आर बाय रूट टू, है ना, इतने के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है वो बेसिकली स्क्वायर का डायगोनल बन गया। और अगर हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का साइड अगर ए है ना,
अगर स्क्वायर का साइड ए है तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2 टाइम्स ए होता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं ना, कि अगर साइड लेंथ r प्लस आर बाय √2 है तो जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स r प्लस आर बाय √2। क्लियर है? और वो रिजल्टेंट किधर आ रहा है, बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, अब चलिए बच्चों इसे सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप OA वेक्टर और OC वेक्टर को देखिए। तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है वो किधर आएगा, वो 45 डिग्री मतलब एंगुलर बाइसेक्टर पर आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर OA वेक्टर और OC वेक्टर के रिजल्टेंट को यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। तो R है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब ये तो OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर है ना, ये रहा, ये क्या है, ये है OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अब इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, इसमें हमें OB वेक्टर को भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात ये है कि OB वेक्टर जो है ना, वो भी इसी के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है ना। बस मैग्नीट्यूड वाइज ये थोड़ा सा कम है ना। मैग्नीट्यूड वाइज OB वेक्टर कितना है, तो OB वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली R है, और OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, √2r आ रहा है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो रिजल्टेंट है ना, वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये कहलाएगा कितना, ये कहलाएगा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस √2r के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल में कुल मिला के हमने क्या किया, हमने ये देखा कि OA वेक्टर और OC वेक्टर है ना, ये बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड R था, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। तो रिजल्टेंट जो है वो तो √2r हो जाएगा, है ना, OA और OC का। अब लेकिन वो OB वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद R है, तो R और √2r मिलकर के कितने हो जाएंगे, R प्लस √2r हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू OA वेक्टर, फाइंड द एंगल AOB। तो देखिए बच्चों ये जो है सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? तो इस सवाल में देखिए हमसे क्या कहा गया है कि OA वेक्टर और OB वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, वो बेसिकली OA वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है। अब OA वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है OA वेक्टर और OB वेक्टर का, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये बेसिकली क्या है, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर है ना, जो ये बाकी का एंगल है ये बेसिकली कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल एंगल जो है वो पाई रेडियन है, उसमें से थीटा घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों OB वेक्टर और OA वेक्टर का रिजल्टेंट अगर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब OB वेक्टर और OA वेक्टर का है ना, जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखिए कि OA जो कि है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, उसका कोई तो है जो मर्डर कर रहा है। कौन मर्डर कर रहा होगा, तो OB का जो लेफ्ट की तरफ जो कंपोनेंट है वो OA का कैंसिलेशन कर रहा होगा, तभी तो रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ y के अलॉन्ग है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि OB का बच्चों है ना, जो लेफ्ट की तरफ कंपोनेंट है वो कितना है, OB cos ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये बेसिकली किसका मर्डर कर रहा है, ये OA का मर्डर कर रहा है ना, मतलब ये लेफ्ट की तरफ जितना है उतना ही राइट की तरफ OA है। तो दिस मैग्नीट्यूड है ना, दिस मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 अपॉन OB, और OB हमारे को 6 मीटर दे रखा है, तो ये आ गया 2/3। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सीख रखा है कि अगर cos ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2/3 है, तो हम लोग एंगल को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, है ना। ये तरीका होता है इस तरीके से एंगल को आज़ाद करने का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया, तो थीटा आ गया पाई माइनस cos इनवर्स 2/3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? इसके अलावा कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूँ। OB का बच्चों देखिए एक कंपोनेंट ने क्या करा, OA का कैंसिलेशन कर दिया,
तो OB का एक कंपोनेंट OA का अगर कैंसिलेशन कर रहा है तो आप समझिए कि यहाँ पर OA खत्म हो गया और OB का लेफ्ट वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, तो बच क्या गया सिर्फ और सिर्फ OB का एक जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है ना, और वही जो कंपोनेंट है वही किसका रोल प्ले कर रहा है, रिजल्टेंट का। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था, ये मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। इसके पास ना डायमेंशन होता था ना यूनिट होता था, और इसका सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस होता था वो क्या था, टू पॉइंट, दैट इज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन। तो इसका मतलब मान लीजिए कि हमारे को ए वेक्टर के अलोंग क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसका नाम मान लीजिए मैं ए कैप दे दे रहा हूं। तो ए कैप अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस वेक्टर से, है ना, इसके मैग्नीट्यूड को मुझे छीनना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड को छीनने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर मिल जाएगा। तो ए वेक्टर क्या है, तो ये है 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है ये बात? तो इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास ए कैप कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और इसको डिवाइड करना होगा किसके साथ, अंडर द रूट ऑफ। तो देखिए बच्चों, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 1 26, और 26 में 4 ऐड करना होगा, दैट इज ये हो गया 30। तो ये ए कैप हमारे पास कितना आ गया, 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन रूट ओवर 30। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल, सेकंड ऑप्शन इज it is multiplied by an arbitrary scalar, and the third option is it is slid parallel to itself। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है, तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं ना, इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। तो मान लीजिए बच्चों कि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग किसी रैंडम एंगल से रोटेट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट अवे समझ पा रहे हैं कि ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ पहले बना रहा था उसमें अब क्या आ गया, चेंज आ गया, है ना। तो डायरेक्शन में तो चेंज आ गया यहाँ पर, तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि इसमें चेंज तो आया है ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। अगर आप इसको किसी भी रैंडम एंगल से घुमा रहे हैं तो गड़बड़ है ना। हाँ, अगर आप 360 डिग्री से घुमा दे रहे हैं तो ये वापस से लौट करके वैसा ही हो जाएगा, है ना। 720 डिग्री से घुमा दे रहे हैं, मतलब 2 राउंड घुमा दे रहे हैं, तब ये लौट करके वैसा ही हो जाएगा। लेकिन ये किसी भी रैंडम एंगल के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों सेकंड ऑप्शन को अगर देखें, मान लीजिए हमारे पास जो है ना, मान लीजिए हमारे पास जो वेक्टर है, लेट अस से कि वो है 4i कैप। क्लियर है, मान लीजिए कि हमारे पास जो वेक्टर है वो 4i कैप है। अब अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन किसी भी रैंडम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 से कर दे, 3 से कर दे, फॉर एग्जाम्पल 5 से कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 20i कैप हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी भी, है ना, आर्बिट्ररी स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को तो उसमें चेंज तो आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया है कि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर दें, स्लाइड कर दें, ना, इस तरीके से स्लाइड कर दें पैरेलल टू इटसेल्फ, तो हम लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि फिर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने स्लाइड करा इसे, है ना। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं है और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। So a vector is not changed if it is slid parallel to itself. All right. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, which of the sets given below may represent the magnitudes of 3 vectors adding to 0? और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 2 4 8 4 8 16 1 2 1 और 0.5 1 और 2। तो देखिए बच्चों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर हमारे को जैसे कि पहले ऑप्शन को अगर देखें तो हमारे को 3 मैग्नीट्यूड दे रखा है, 2 4 8। अब हमें सोचना है क्या किसी भी तरीके से, है ना, इन तीनों मैग्नीट्यूड का, है ना, अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म करें तो उसका रिजल्टेंट 0 आ सकता है क्या। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सबसे बड़ा यहाँ पर 8 है, तो 8 को काउंटर करने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि 2 और 4 अगर रेडी हो जाए
तो लेकिन 2 और 4 को मिला भी दें तो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाया जा सकता है वो तो 6 है, तो वो 8 को काउंटर तो कर नहीं सकता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। उसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को देखें तो सबसे बड़ा वेक्टर यहाँ पर है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो 16 है, तो 4 और 8 मिल करके भी कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये 12 हो सकता है। तो 12 16 को तो है ना हरा नहीं सकता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब लेकिन 1 to 1 में देखिए, ये 1 और ये 1 अगर मिल जाएंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये 2 हो जाएगा ना। अगर इस तरीके से 1 रहे और एक वेक्टर इस तरीके से 1 रहे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 1 और 1 मिल करके 2 हो गए। और अगर तीसरा जो 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसको आप इस तरीके से एंटी पैरेलल रख देंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो है डेफिनेटली 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आखिरी ऑप्शन को अगर देखें तो 0.5 और 1 मिलकर के मात्र 1.5 हो सकते हैं, तो 1.5 2 से तो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि डी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे है ना, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेसिकली दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वही यहां लिखा है बच्चों कि द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट सिंस इट रिप्रेजेंट्स अ वे ऑफ कंबाइनिंग टू वेक्टर्स टू फॉर्म अ स्केलर। मतलब एक बात बच्चों कंफर्म है कि ये जो तरीका है प्रोडक्ट लेने का, इसमें रिजल्टेंट कैसा आएगा, स्केलर आएगा। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, यहां पर एक डॉट है। ठीक है, एंड इज ऑफन कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो वो देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्लियर है ये बात। तो यहां पर बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख पा रहे हैं कि स्केलर्स है ना। तो इसी वजह से यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट कैसा आता है, एक स्केलर आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉस ऑफ थीटा जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज का हमें ध्यान देना है, और वो ये है कि थीटा जो है वो क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इस चीज का हमें ध्यान देना है कि थीटा वो एंगल है जब हम लोग इन दोनों वेक्टर्स के है ना टेल को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हेन दे आर ड्रॉन टेल टू टेल, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों यहां पर देखिए जरा इस डायग्राम को, तो बी वेक्टर ये रहा, थीटा ये रहा, तो बी वेक्टर का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर बी को मैंने क्या कह दिया कि ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा है वो बेसिकली क्या आ रहा है, वो आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर के अलोंग इस बी वेक्टर की परछाई जो है वो बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड की आ रही है। क्लियर है ये बात। तो इसी वजह से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बी कॉस थीटा या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। तो हम लोग देखिए इस बी कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, जिस वजह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों एक और काम किया जा सकता है। यहां पर जब हम लोगों ने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आ रहा था, तो यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इसे अगर क्लब कर दे, है ना, अगर इसे क्लब कर दे तो बेसिकली ये जो मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा है वो बेसिकली क्या बन गया, तो वो देखिए वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वाली लेंथ बन गई, है ना।
और ये बेसिकली क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग इस बार क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस बार लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, बी वेक्टर का यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, जिसको क्या लिखा जा सकता है, जिसको लिखा जा सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, ऑन बी वेक्टर। तो वही यहां लिखा है कि सिमिलरली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो तीन पॉसिबिलिटीज है ना, या तो ए वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 0 है, या तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, या फिर ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, है ना, तभी तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और कॉस 90 जो है 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज अनयूजुअल इन दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स कैन बी 0, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे लेकिन उनके बीच में अगर एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, तो जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें साइड्स की जो लेंथ है वो है ए, बी और सी, और यहाँ पर बी और ए के बीच में जो एंगल है ना, वो है 5। ठीक है, तो द लॉ ऑफ कोसाइंस कहता है कि जो सी स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 5। और इस रिजल्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट की मदद से डिराइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, है ना, तीन वेक्टर्स हैं यहाँ पर, इनके मैग्नीट्यूड्स ए, बी और सी के बराबर है, और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल फाई है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रखी है ना, तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो वही यहाँ लिखा है, बोल्ड में देखिए लिखा है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर है ये बात? तो अब अगर हम लोग एक काम करें, सी वेक्टर का डॉट ले ले सी वेक्टर के साथ खुद, है ना, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, सी वेक्टर के बदले लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर से वही काम हम लोग दोबारा कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, अब देखिए सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड सी वेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो वही चीज देखिए यहां पर लिखी है कि सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आ गया, मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, है ना, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चीज मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसका अगर डॉट लेना है किसके साथ, ए वेक्टर, है ना, प्लस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और आखिरी में क्या आ जाएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोग क्या समझ सकते हैं बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बेसिकली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस अब यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप देखिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो बेसिकली थीटा बोला जाएगा, क्योंकि जब आप ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के टेल को साथ में रखेंगे तो एंगल जो है वो थीटा आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, कॉस थीटा। ठीक है, और फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, हम लोग समझ पा रहे हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, और जो आखिरी टर्म है ना, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बी वेक्टर, है ना, का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
ठीक है, तो यही चीज देखिए हम लोग ऊपर लिख चुके हैं ना। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, पहला टर्म आ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ये दोनों यहाँ पर कवर हो गए और ये दोनों तो सेम चीजें हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ट्वाइस आ गया ना, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब तक हमारे पास क्या आ गया, अब तक हमारे पास आ गया कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है वो बेसिकली क्या है, तो थीटा को हम लोग बोल सकते हैं कि वो पाई माइनस फाई के बराबर है। क्लियर है ये बात। तो अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट क्या बन जाएगा, कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस फाई, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ फाई के बराबर। क्लियर है, तो अगर ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ पर सी का मतलब क्या हुआ, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस फाई। क्लियर है, और यही तो हमारे को डिराइव करना था। ठीक है ना, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एंड द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, द डॉट प्रोडक्ट फाइंड्स इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द डिस्कशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वर्क डन जो है ना, वर्क डन बाय अ फोर्स एफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो बेसिकली किस तरीके से डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को अगर वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कि डी वेक्टर है ना, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, इस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी वेक्टर हो रहा है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को इस डिस्प्लेसमेंट डी को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो वो है एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी। है ना, सिर्फ फोर्स से मतलब नहीं है, फोर्स के उस कंपोनेंट से हमें मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। क्लियर है ये बात। तो वही यहां पर लिखा है कि इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा टू द डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में W बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिखने का एक और तरीका हो जाएगा ग्रांटिंग फॉर द टाइम बीइंग दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर्स, तो W बराबर क्या लिखा जा सकता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं और वो ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। ठीक है, तो वी राइट देयर डॉट प्रोडक्ट एज, देखिए मान लीजिए कि हमारे को ए वेक्टर पता है कि वो कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर कितना है, वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, अब इसे एक्सपैंड करना है ना, तो इसे एक्सपैंड करने के लिए एक चीज का हमें ध्यान देना है कि जैसे अगर आई कैप डॉट आई कैप अगर हम लोग ये करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय अगले आई कैप का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब दो सेम वेक्टर हैं तो दोनों के बीच में एंगल तो 0 रहेगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये कितना आ जा रहा है, तो ये सिंपली 1 आ जा रहा है। अब अगर आई कैप डॉट जे कैप अगर करना चाहें तो इस बार कितना आ जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना है, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, लेकिन अगर आई कैप डॉट जे कैप कर रहे हैं या आई कैप डॉट के कैप कर रहे हैं या जे कैप डॉट के कैप कर रहे हैं, है ना, इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, ये कितना आ जाएगा, ये ए एक्स बी एक्स आ जाएगा।
लेकिन ए एक्स आई कैप का जब आप डॉट करेंगे बी वाई जे कैप के साथ तो वो जीरो आएगा, ए एक्स आई कैप का डॉट करेंगे बी जेड के कैप के साथ तो वो भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब आई कैप वाले का आई कैप के साथ डॉट लेना चाहिए, उसी तरीके से जे कैप वाले का जे कैप के साथ और के कैप वाले का के कैप के साथ। तो ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए वाई बी वाई, और इसी तरीके से ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए जेड बी जेड। ठीक है, तो वही देखिए बच्चों यहां पर लिखा है कि विच वी कैन एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ईच वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज टू बी डॉटेड विथ ईच वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, है ना। बाय डूइंग सो वी कैन शो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर इज गिवन बाय एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, है ना, जैसा कि हम लोग ने अभी अभी पढ़ा था। सपोज अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन acts on a particle in vertically upward direction and the particle is displaced through 2 meters in vertically downward direction. Find the work done by the force during this displacement. तो बच्चों इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फोर्स वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली 12 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर्स। ठीक है, लेकिन फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया कॉस ऑफ, है ना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो हम लोगों ने सब कुछ SI यूनिट में रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो हमारा आंसर हो जाएगा -24 जूल, है ना। यहाँ पर फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो वर्क डन यहाँ पर जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -24 जूल। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, शो दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर शो कर दिया कि लेटर से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है। हमारे को क्या शो करना है कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमारे को क्या करना है, वी नीड टू प्रूव। क्लियर है ये बात। तो आप देखिए बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको बेसिकली क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ये बात, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 रहेगा, तो cos 0 वहां पर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है उसको क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ लेंगे, खुद इसी के साथ ले लेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहां पर क्या देखना चाहें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आ जाएगा। तो अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए कह रहा हूं और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली बी कह रहा हूं, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा बी स्क्वायर। और हम लोग देख पा रहे हैं, एक बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है और एक बार बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है, तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो सिमिलरली ये भी बराबर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस बी स्क्वायर आ गया।
अब देखिए हमारे को क्या करना है, ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर और एक बार करना है माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से हमारे पास आ गया 4ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर एक ही गुंजाइश है कि थीटा को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी तो यहाँ पर वेक्टर्स हैं जिनका कुछ मैग्नीट्यूड है ना। तो इसका मतलब कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स थीटा को कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। तो हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर हमारा नेक्स्ट सवाल है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की मदद से कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेसिकली कितना होता है, तो वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से कॉस थीटा बेसिकली कितना आ गया, तो वो आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है ये बात। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका क्या करना है, हमें डॉट लेना है किसके साथ, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप के साथ, और डिवाइड करना है किससे, इनके मैग्नीट्यूड से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला जो वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है। और साथ ही साथ जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा कितना आ जा रहा है। तो कॉस थीटा देखिए आ जाएगा, सबसे पहले 2i कैप का डॉट लेंगे 4i कैप के साथ, है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 8। फिर 3j कैप का डॉट लेंगे 3j कैप के साथ, तो वो आ जाएगा प्लस 9, और 4k कैप का डॉट लेंगे 2k कैप के साथ, तो वो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, तो यहाँ पर देखिए अंडर द रूट में क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13, 13 में 16 ऐड करना है ना, मतलब कि 29। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 29, और ये भी हम लोग देख पा रहे हैं 432 यहाँ पर भी है, तो ये भी हो जाएगा रूट 29। तो हमारा जवाब क्या हो गया, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 प्लस 8 17, 17 और 8 25, तो ये हो गया 25 अपॉन 29। ठीक है, तो हम लोग जवाब किस तरीके से देंगे, हम लोग जवाब इस तरीके से देंगे कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 25 अपॉन 29। दिस इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। क्लियर है ये बात। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो कि है 3i कैप प्लस 2j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप। तो ये देखिए बच्चों, यहां पर मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को शो किया है। ठीक है, यहां पर ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप है और बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप, और लेटर से कि इनके बीच का एंगल थीटा है। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर i कैप प्लस j कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है बी वेक्टर के अलोंग, तो हमारे को क्या करना होगा, ए वेक्टर के हेड से, है ना, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा बी वेक्टर पर, और ये जो लेंथ है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a cos थीटा, है ना। ये जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, a cos थीटा, मतलब कि ये a वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग b वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये a cos थीटा निकालना चाहें तो a cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, वो होता है ab cos थीटा। तो यहाँ से देखिए हम लोग a cos थीटा कितना कह सकते हैं, a cos थीटा बेसिकली हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। क्लियर है। तो यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, तो 3i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पर लिख देते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप, इसका डॉट लेना है किसके साथ, i कैप प्लस
जे कैप के साथ और उसे डिवाइड करना है किसके साथ, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड हम लोग समझ सकते हैं कि वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, ए कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जा रहा है, ए कॉस थीटा जो है वो हमारे पास आ जा रहा है 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज 2, तो ये आ गया 5/√2। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड है ना, 5/√2 इज द मैग्नीट्यूड। ऑलराइट बच्चों, एक चीज का ध्यान देना है, कभी कभी हमसे सवाल में कंपोनेंट जो है ना, वो हमसे मैग्नीट्यूड वाइज भी पूछ सकता है और हमारे से वेक्टर वाइज भी पूछ सकता है। तो अगर वेक्टोरियली अगर हम लोग जवाब देना चाहें तो हम लोग क्या देंगे, हम लोग कहेंगे कि 5/√2 का है ना, इस मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग। तो इस डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन के लिए हमारे को इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आई कैप प्लस जे कैप, इस वेक्टर को अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, ये हमारे को इस वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमें कंपोनेंट जो है वो वेक्टोरियली बताना है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 5/√2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 5/2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये हमें एक ऐसा वेक्टर बता रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5/√2 है और जिसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग है। तो कभी कभी हमसे कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाइज भी पूछता है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछेगा तो हमारा जवाब सिर्फ और सिर्फ 5/√2 हो जाएगा, और अगर वेक्टोरियली पूछा जाए तो हमारा जवाब हो जाएगा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो वेक्टर चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।